एक्शन, सस्पेंस और वो सब जो आप सुनना चाहते हैं। वेलकम बैक टू आर नॉवल बॉय। यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं मिलती, यहाँ हर कैरेक्टर जिंदा होता है। आज हम जिस नॉवल मनवा की बात करने वाले हैं वो आपका दिमाग घुमा देगी। सो आर यू गाइज रेडी? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 241, चट्टान ढहने की मुट्ठी का परीक्षण 2। लिन मू ने अपने हाथ को देखा और मुट्ठी को खोलकर फिर से बंद किया। पहले से कोई फर्क नहीं दिख रहा था और सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। ये सामान्य है, मुझे अपनी बाह में कोई खिंचाव या दर्द महसूस नहीं हो रहा है। लिन मू ने जवाब दिया। यह अच्छी बात है, इसका मतलब है कि अब तुम्हारा शरीर इसे सहन करने के लिए काफी मजबूत है। ज़ुकोंग ने कहा। तो चलिए तकनीक पर वापस आते हैं। लिन मू ने दोबारा आसन में आने से पहले बुदबुदाया। जैसे ही लिन मू ने तकनीक शुरू की, उसने महसूस किया कि उसकी दांतियन में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी नसों में प्रवाहित हो रही है। वास्तव में इसकी गति प्राणिक ऊर्जा से भी तेज थी और आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें तुरंत उसकी बाहों में प्रवेश कर गईं। लेकिन इस क्षण लिन मू को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसकी बाह में प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की किरणें अपने स्वरूप में नहीं रहीं। इसके बजाय वे आपस में घूमने लगीं और बार बार टकराती रहीं जब तक कि वे एक दूसरे में विलीन नहीं हो गईं। विलय की प्रक्रिया काफी तेज थी और देखते ही देखते आध्यात्मिक ऊर्जा के कण तरल रूप में संघनित हो गए। अब 50 कणों के स्थान पर उसकी बाह में तरल ऊर्जा की एक बूंद थी। क्या? लिन मू ने हैरानी से कहा और उसका ध्यान भंग हो गया। लेकिन इसी वजह से तकनीक पर उसका नियंत्रण डगमगा गया और बनी हुई तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंद विलीन हो गई और वापस धुंध के गुच्छों में बदल गई। आह! लिन मू चीख पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी बाह को जोर से चुटकी काट ली हो और वह एक पल के लिए तन गई हो। फिर भी 1 सेकंड बाद दर्द गायब हो गया और उसकी बाह सामान्य हो गई। ओह, ये तो दिलचस्प है, ज़ुकोंग ने उत्साह भरे स्वर में कहा। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करते हुए अपनी बाह की जांच की और सुनिश्चित किया कि वह ठीक है। उसने अपनी बाह की मांसपेशियों और नसों की जांच की और पाया कि वे पहले जैसी ही थीं। उसकी गलती के कारण उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची थी। आपका क्या मतलब है, सीनियर? लिन मू ने सवाल किया। ऐसा लगता है कि इस तकनीक द्वारा उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल इतना प्रबल है कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगों को तरल रूप में संघनित कर सकता है। ये काफी अनोखा है और मैंने ऐसी कुछ ही तकनीकें देखी हैं जो इस प्रभाव को दोहरा सकती हैं। मुझे कहना होगा कि इस तकनीक के निर्माता ने साधक से सामान्य से कहीं अधिक शक्ति निकालने के लिए एक बेहद ही चतुराईपूर्ण विधि का प्रयोग किया है। हालांकि इस तकनीक की कमियां काफी स्पष्ट हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल बिना किसी चोट के करने के लिए आपको एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू ने वरिष्ठ शुकोंग की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुना और पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। वह इस पर विचार करने लगा, लेकिन वरिष्ठ शुकोंग के बोलने से वह अपने विचारों से बाहर आ गया। क्या आप मुझे बोल्डर कोलैप्सिंग फिस्ट वाली पुस्तिका दिखा सकते हैं? ज़ुकोंग ने पूछा। जी हाँ, सीनियर, लिन मू ने अंगूठी से किताब निकालते हुए जल्दी से जवाब दिया। शुकोंग ने पुस्तिका की जर्जर हालत देखी और फिर उसकी सामग्री पढ़ी। उसका ध्यान उस हिस्से पर गया जिसमें लिखा था कि इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए कोई न्यूनतम आवश्यकताएं नहीं है। ये तो कुछ असामान्य है। ये तकनीक दाओ लिपि के बजाय आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कि ज़ुकोंग ने बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ दी। लिन मू ने ज़ुकोंग के बोलने का 5 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। सीनियर, लिन मू ने कहा, मैं पूरी तरह से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता, मुझे इस तकनीक का अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। ठीक है, लिन मू ने मुद्रा में आने और तकनीक का प्रदर्शन करने से पहले उत्तर दिया। इस बार उन्होंने अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया और तकनीक को पूर्णतया अंजाम दिया। उनकी भुजा में पहले की तरह ही आध्यात्मिक ऊर्जा का सर्पिलाकार घेरा बना और ऊर्जा के सूक्ष्म कण एक बूंद में संघनित हो गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। बूंद तब तक घूमती रही जब तक कि वह अपना गोलाकार आकार बनाए रखने में असमर्थ होकर लंबी सुई जैसी आकृति में तब्दील नहीं हो गई। इस सुई के दोनों सिरे नुकीले और तेज दिखाई दे रहे थे, जबकि सुई का शरीर अभी अभी बुने हुए धागे की तरह लग रहा था। ये देखते हुए कि यह सुई आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बूंद से बनी थी, ये काफी पतली थी, यहाँ तक कि बाल के एक रेशे से भी पतली। लिन मू इन सभी परिवर्तनों को केवल इसलिए देख पा रहा था क्योंकि ये उसके अपने शरीर में हो रहे थे और वह इन्हें शुरू से ही देख रहा था। पर्याप्त अवलोकन करने के बाद लिन मू ने तकनीक का प्रयोग किया और अपने सामने हवा में मुक्का मारा। चट्टान ढहती हुई मुट्ठी। प्यू।
जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा की सुई लिन मू की बांह से निकली और आगे बढ़ी, एक धीमी लेकिन तीखी आवाज सुनाई दी। इसका प्रभाव पहले से बिल्कुल अलग था। मुट्ठी का कोई आकार नहीं था, बल्कि ऊर्जा की एक रंगीन सुई निकली थी। ये नग्न आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा था और लिन मू इसे केवल आध्यात्मिक इंद्रियों से ही महसूस कर सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा की सुई ने जल्द ही अपने चारों ओर की हवा को घुमाना शुरू कर दिया और एक हल्का भंवर बना दिया जो सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा था। बवंडर पेड़ से टकराया और क्षीण हो गया। इसका कोई चौंकाने वाला प्रभाव नहीं हुआ और ये देखने में काफी नीरस लगा। न तो कोई शाखा टूटी और न ही कोई पत्ता गिरा। क्या यह विफल हो गया? तकनीक को गायब होते देख लिन मू ने हैरानी से बुदबुदाया। नहीं, बल्कि इसने मेरी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। जाओ, पेड़ को जरा ध्यान से देखो, ज़ुकोंग ने सुझाव दिया। लिन मू ने सिर हिलाया और पेड़ के पास गया। उसने उस जगह को देखा जहां आध्यात्मिक ऊर्जा की सुई पेड़ से टकराई थी और वहां एक छोटा सा निशान पाया। क्या यही है? लिन मू ने गहराई से और अधिक अवलोकन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करने से पहले सोचा। फिर उसने देखा कि वह निशान पेड़ की छाल की सतह मात्र थी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा की सुई के चारों ओर मौजूद वायु भावर से प्रभावित हुई थी। असल प्रभाव इसके पीछे छिपा हुआ था, क्योंकि उसने पेड़ में बना एक छोटा सा छेद देखा। छेद का व्यास बाल से भी कम था और वह पेड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला हुआ था। उस पेड़ का व्यास लगभग आधा मीटर था और उसमें छेद पूरी तरह से आर पार हो गया था। वाह! अध्याय 242 चट्टान ढहने की मुट्ठी का परीक्षण 3। लिन मू को बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बोल्डर कोलैप्सिंग फिस्ट के कारण ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे पहले जब उसने बोल्डर कोलैप्सिंग फिस्ट के साथ स्पिरिट ची का प्रयोग किया था, तो प्रभाव बिल्कुल अलग था और अब यह बिल्कुल ही अलग था। इसके पीछे वाले अगले पेड़ को देखो, ज़ुकोंग ने कहा। लिन मू सदमे से बाहर आया और अगले पेड़ की ओर गया जो पिछले पेड़ से 3 मीटर की दूरी पर था। वहां उसने देखा कि उसमें भी एक छोटा सा छेद किया गया था, लेकिन इस बार वह छेद पूरी तरह से आर पार नहीं हुआ था और लगभग आधे रास्ते में ही रुक गया था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। जिस बिंदु पर सुई रुकी थी, वहां छेद का आकार बढ़ता जा रहा था, मानो सुई का सिरा फट गया हो। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से गहराई से जांच की और पेड़ के तने में आंतरिक दरारें देखीं। उसने अनुमान लगाया कि अगर तने पर कोई बल लगाया जाए तो वह शायद फट जाएगा। ये देखने की इच्छा से कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ है, उसने बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति या जीवन ऊर्जा के पेड़ पर एक जोरदार प्रहार किया। इतना ही काफी था, क्योंकि पेड़ झट से 2 टुकड़ों में बंट गया। क्रैक, धड़ाम। जिस पेड़ की बात हो रही है उसकी मोटाई पहले वाले पेड़ के बराबर थी, जिसका व्यास लगभग आधा मीटर था। उसमें मौजूद दरारों के कारण वह 3 अनियमित टुकड़ों में टूट गया। वे टुकड़े तिरछे होकर जमीन पर गिर पड़े। पेड़ों के पत्ते चारों ओर गिरे हुए थे और वह बीच से टूट गया था। यह कमाल है, लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। हाँ, मुझे लगता है कि यह अन्य साधकों की रक्षात्मक तकनीकों और कौशल को भेदने में सक्षम होगा। अब आपके पास एक दूर से हमला करने की क्षमता भी है, जिसे आप तुरंत पास से हमला करने की क्षमता में बदल सकते हैं, ज़ुकोंग ने कहा। अब हमें केवल आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राणिक ऊर्जा के संयुक्त प्रभाव को ही देखना बाकी है, लिन मू ने थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको आराम करना चाहिए और खुद को तरोताजा करना चाहिए। बेहतर होगा कि आप सर्वोत्तम स्थिति में हों, ज़ुकोंग ने सलाह दी। जी हाँ सीनियर, लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए बैठने से पहले उत्तर दिया। लिन मू ने कुछ आध्यात्मिक सेब निकाले और उन्हें खाने लगा। उसने काफी समय से इनका इस्तेमाल नहीं किया था और सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। उसने 2 सेब खा लिए और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से पुनः भर लिया। अब उसके पास केवल अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने का ही विकल्प बचा था। क्या मुझे दोबारा खाना बनाना चाहिए या पहले का बचा हुआ खाना ही खा लेना चाहिए? छी, अभी तो मैं बचा हुआ खाना ही खा लेता हूँ, लिन मू ने मन ही मन सोचा और फिर मांस का एक टुकड़ा निकाला। जल्दी से उसे खत्म करके वह ऊर्जा ग्रहण करने के लिए बैठ गया। हालांकि लिन मू अपने शरीर को स्वतः ही ऊर्जा पुनः प्राप्त करने दे सकता था, लेकिन जानवर का मांस खाना उससे कहीं अधिक तेज तरीका था, क्योंकि उसकी लगभग 35% ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। 20 मिनट बाद लिन मू ने अपनी आंखें खोलीं और फिर से ऊर्जा से भरपूर हो गया। उसने अपने चारों ओर के क्षेत्र का निरीक्षण किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे परेशान कर सके या बोल्डर कोलैप्सिंग फिस्ट का उपयोग करने के बाद अस्थायी रूप से अक्षम होने पर उसे नुकसान पहुंचा सके।
उम्मीद है मैं पिछली बार से बेहतर तरीके से इसे नियंत्रित कर पाऊंगा और ज्यादा चोट नहीं लगेगी। लिन मू ने अभ्यास की मुद्रा में आने से पहले मन ही मन सोचा। उसकी सांसें उसकी तकनीक के साथ घुलमिल गईं और उसके शरीर में जीवन शक्ति का प्रवाह उमड़ने लगा। यह ऊर्जा उसकी बाह में प्रवेश कर गई और इस बार इसके साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी। दोनों एक दूसरे के साथ सहजता से जुड़े हुए प्रतीत हुए, लेकिन ये सहजता केवल उसकी बाह तक पहुंचने तक ही सीमित थी। लिन मू ने एहतियात के तौर पर और साथ ही पर्याप्त प्रभाव देखने की इच्छा से अपनी प्राण शक्ति का 10% और साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने का निर्णय लिया था। प्राण शक्ति का उपयोग जोरदार ढंग से किया गया था जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचंड थी। दोनों घूमने लगे और आपस में टकरा गए। टक्कर तेज और जोरदार होती गई, अंततः वे आपस में मिलकर एक अलग चीज बन गए। पारदर्शी सफेद रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा और हल्के लाल रंग की प्राण ऊर्जा के विपरीत इस नवगठित ऊर्जा में दोहरा रंग था। ऊर्जा स्वयं सफेद थी लेकिन उसके किनारे गुलाबी थे। ऊर्जा घूमती रही लेकिन तरल रूप में परिवर्तित नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो आगे संघनन के लिए बल पर्याप्त नहीं था और इसलिए ये धुंध के रूप में ही बनी रही। फिर भी धुंध की इस लकीर से महसूस की जा सकने वाली शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संयोजन मात्रात्मक परिवर्तन के बजाय गुणात्मक परिवर्तन का कारण बनता हो। लिन मू को महसूस हुआ कि यह ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा या प्राणिक ऊर्जा से कहीं अधिक अस्थिर थी। इतना ही नहीं, यह उसे काफी अस्वाभाविक भी लगी। उसे लगा कि अगर उसने इस ऊर्जा को जल्दी से मुक्त नहीं किया तो यह स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। लिन मू ने ऊर्जा को तेजी से घूमते हुए देखा जब तक कि वह एक पतली चपटी घुमावदार रिबन का रूप नहीं ले लिया। अंत में उसे लगा कि अब वह इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता और उसने तकनीक का प्रयोग किया। चट्टान ढहती हुई मुट्ठी होंग। जैसे ही लिन मू ने मुक्का मारा, ऊर्जा की एक धारा उसके मुक्के के साथ आगे बढ़ी और उसे एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। ऊर्जा उसके मुक्के से निकली और इस प्रक्रिया में उसकी उंगलियों और जोड़ों की त्वचा फट गई, जिससे वे खून से लथपथ हो गए। ऊर्जा की वह पट्टी पहले तो धीमी गति से चलती हुई प्रतीत हुई, लेकिन ये केवल उसकी तीव्र गति के कारण उत्पन्न भ्रम था। उसने अपने पीछे परछाइयां छोड़ दी थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उसकी मुट्ठी से एक लंबी पट्टी निकल रही हो। ऊर्जा की धारा अंततः एक वृक्ष के रूप में पहली बाधा से टकराए। ये वृक्ष लिन मू द्वारा पहले लक्षित किए गए वृक्षों से अधिक मोटा था और इसका व्यास लगभग 1 मीटर था। ऊर्जा की धारा ने सहजता से वृक्ष को चीरते हुए उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अध्याय 243 विनाशकारी शक्ति। ऐसा लग रहा था मानो ऊर्जा की धारा जहां भी छूती, अदृश्य तरंगे फैल जाती और हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर देती। पेड़ का तना लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला गया, यहां तक कि वे नाखून जितने छोटे हो गए। ये सब देखने में ऐसा लग रहा था मानो इसमें बहुत समय लगा हो, लेकिन वास्तव में ये पलक झपकते ही हो गया। फिर ऐसा हुआ, कबूम! पेड़ का भार सहन नहीं हो सका और वह फट गया, जिससे उसके टुकड़े आगे की ओर बिखर गए। इसके साथ ही एक जोरदार ध्वनि उत्पन्न हुई और लिन मू भी झटके से पीछे की ओर गिर पड़ा। ध्वनि विस्फोट देर से हुआ, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। ऊर्जा की वह धारा अपने आप में ही विस्फोटित हो गई और अपना आकार बनाए रखने में सक्षम रही, जिसके परिणामस्वरूप एक और विस्फोट हुआ। तब तक ऊर्जा की वह धारा पेड़ से भी आगे निकल चुकी थी और उसने एक तूफानी हवा उत्पन्न कर दी थी जिसने उसके आसपास के पेड़ों को झुका दिया और उन्हें गंजा कर दिया। ऊर्जा की एक लहर पूरे क्षेत्र में फैलते ही पेड़ों के सारे पत्ते उड़ गए। जंगल में अब एकदम सन्नाटा छा गया था। हू लिन मुंह हौंफते हुए पीठ के बल लेट गया क्योंकि उसे जोर का धक्का लगा था। हालांकि उसकी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा अभी भी बची हुई थी, लेकिन जोरदार धक्के ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसके कान अभी भी बज रहे थे और सिर कांप रहा था। उसे अपने घायल दाहिने हाथ से बहते खून का जरा भी एहसास नहीं हुआ। 1 मिनट बाद लिन मू को होश आया और वह सीधा बैठ गया, अपने घायल हाथ को देखने लगा। उसकी उंगलियों और जोड़ों की त्वचा बुरी तरह से फट गई थी और कट गई थी, मानो किसी ने चाकू से वार किया हो। उससे लगातार खून टपक रहा था और लिन मू को असहनीय दर्द हो रहा था। धिक्कार है, ये, लिन मू ने दर्द से कराहते हुए कहा। फिर उसने उपचार की गोलियां निकाली और घाव भरने वाली एक छोटी गोली मुंह में डाल ली। उसने आंखें बंद कर ली और शांतिदायक हृदय सूत्र का जाप किया, दर्द को दबाने की कोशिश करते हुए, जबकि उस जादुई गोली के औषधीय गुणों से उसका हाथ ठीक हो रहा था। गोली का असर 1 मिनट के भीतर ही दिखने लगा। लिन मू के हाथ की चोटिल त्वचा में खुजली शुरू हो गई। जल्द ही खून बहना बंद हो गया और त्वचा पर पपड़ी जमने लगी। 10 मिनट बाद घाव गायब हो गए और उनकी जगह कई भूरी सूखी पपड़ियां आ गईं।
उफ। लिन मू ने घावों को छूकर राहत की सांस ली, क्योंकि वे काफी सख्त थे। उसने उंगलियां हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे मुश्किल हुई। घावों ने उसकी त्वचा को कस दिया था, जिससे हिलना डुलना कठिन हो गया था, और हमले के प्रभाव से उसकी मांसपेशियां भी सुन्न हो गई थीं। एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। अभी आपको बस अपने दाहिने हाथ को आराम देना है, जुकोन ने कहा। सीनियर जुकोन की बातें सुनकर लिन मू को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और वह उठ खड़ी हुई, आसपास देखना चाहती थी। ये क्या? लिन मू ने अपने द्वारा मचाई गई तबाही को देखकर सदमे में बुदबुदाया। आसपास की सारी घास उखड़ गई थी और एक गोलाकार दायरे में मिट्टी उखड़ गई थी। जो पेड़ कभी उसके सामने था, वह अब वहां नहीं था, और उसके आसपास और दूर के पेड़ भी टूटे हुए थे, जबकि कुछ झुके हुए थे। आसपास के पेड़ों के पत्ते चूर चूर हो गए थे और बाकी सभी पेड़ उड़ गए थे, जिससे पेड़ बिल्कुल नंगे हो गए थे। दर्जनों टूटी हुई शाखाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, जो वांछित पेड़ के टुकड़ों और छिलकों के साथ मिली हुई थीं। पत्थर को कुचलने वाली इस मुट्ठी का रूप पिछली बार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ऊर्जा में गुणात्मक परिवर्तन के कारण ही ऐसा प्रभाव हुआ है। मुझे कहना पड़ेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और तो और, तुमने अपनी ज्यादा ऊर्जा भी खर्च नहीं की। तुमने अपनी प्राण ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा का मुश्किल से 10% ही इस्तेमाल किया। जुकोन ने प्रशंसा करते हुए कहा, यह भावना उनकी कल्पना से परे थी। जी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ऊर्जा की खपत कम होने के बावजूद मैं इस तरह की मुट्ठी से पत्थर तोड़ने की तकनीक को लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही कर पाऊंगा, एक एक बार दोनों हाथों से। इससे ज्यादा तो अभी नामुमकिन है। लिन मू ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए जवाब दिया। ये सच है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। एक बार जब आप शरीर को मजबूत बनाने की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो आप इसे लगभग बिना किसी चोट के सहन कर पाएंगे। ये पहले से बेहतर है। एक और बात यह है कि भले ही आप इसे एक हाथ से केवल एक बार ही इस्तेमाल कर पाएं, फिर भी आप इसकी शक्ति को इससे आगे बढ़ा सकते हैं। जुकोन ने अनुमान लगाया। तब लिन मू को इस तकनीक की वास्तविक क्षमता का एहसास हुआ। अगर मैं आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राणिक ऊर्जा दोनों से उत्पादन को 50% तक बढ़ा दूं, तो इसका क्या प्रभाव होगा? लिन मू ने मन ही मन सोचा। मैं आपको सलाह देता हूं कि अभी आप 20% से अधिक उत्पादन न करें। मुझे डर है कि शरीर को मजबूत बनाने के चरम स्तर पर पहुंचने के बाद भी आप इसके दुष्परिणामों को सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन चिंता न करें, जब वह समय आएगा तो मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपकी बहुत मदद करेगा और शायद आपको उस स्तर से भी आगे ले जाएगा। जुकोन ने सलाह दी। मैं समझ गया, सीनियर। लिन मू अब इस बात को लेकर और भी उत्सुक हो रहा था कि शरीर को मजबूत करने के चरम स्तर पर पहुंचने के बाद सीनियर जुकोन उसे क्या देने वाले हैं। अब वह इसके लिए उत्सुक था और इसे देखने के लिए बेताब था। लेकिन वह जानता था कि अधीर होना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और सबसे अच्छा यही था कि वह अपनी साधना को निरंतर जारी रखे। अब जब आपने इसके प्रभाव देख लिए हैं, तो मेरा मानना है कि इन तकनीकों को नाम दिए जाने चाहिए। इन्हें अनाम रखना इनके साथ अन्याय होगा, जुकोन ने सुझाव दिया। लिन मू की आंखें चमक उठीं और उसके मन में विचार आने लगे। उसने उनके प्रभावों और तीनों अलग अलग रूपों द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं के बारे में सोचा ताकि उनके लिए उपयुक्त शब्द मिल सकें। संभावित नामों के बारे में सोचते हुए वह अपना सिर खुजलाने लगा। लिन मू को नाम सोचने में 30 मिनट लग गए। मैंने फैसला कर लिया है। अध्याय 244, चट्टान के ढहने वाली मुट्ठी के 3 रूप। तो तुमने इनका क्या नाम रखने का फैसला किया है? जुकोन ने उत्सुकता से पूछा। जीवन शक्ति का उपयोग जिस रूप में किया जाएगा, वह होगा चट्टान ढहने वाली मुट्ठी, पहला रूप प्रभाव। जो रूप आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करता है, वह होगा पत्थर ढहने वाली मुट्ठी, दूसरा रूप भेदक। और इन दोनों के संयोजन से बनने वाला अंतिम रूप होगा बोल्डर कोलैप्सिंग फिस्ट डेवास्टेटर। मैंने यही निर्णय लिया है, लिन मू ने उत्तर दिया। लिन मू की बातें सुनकर जुकोन संतुष्ट हो गया और उसे लगा कि नाम उचित है और उनमें कोई कमी नहीं है। आखिरकार ये तो महज नाम थे और तकनीक पर इनका कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए अगर लिन मू ने इन्हें कोई और नाम भी दिया होता, तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं होती। ये अच्छे हैं, जुकोन ने प्रशंसा की। मुझे भी ऐसा ही लगता है, सीनियर। लिन मू ने अपने नामकरण कौशल पर गर्व महसूस करते हुए जवाब दिया। लिन मू ने आसपास का एक और जायजा लिया और उसे लगा कि उसे अब चले जाना चाहिए, कहीं कोई और यहां आकर उसे देख न ले। हालांकि इससे उसे कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन दूसरों को सफाई देना उसके लिए काफी झंझट भरा होगा। ये सोचकर उसने जाने का फैसला किया। अब दिन लंबा होना शुरू हो जाना चाहिए। अब हमें ज्यादा रोशनी मिलेगी।
लिन मू ने ऊपर अपेक्षाकृत साफ आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। सर्दी का मौसम अब समाप्त हो चुका था और बर्फबारी भी रुक गई थी। लिन मू को फिलहाल बर्फ केवल उत्तरी चोटियों और घने जंगलों में ही दिखाई दे रही थी। हालांकि अभी भी ठंड थी, लेकिन पहले जितनी ठंड नहीं थी। जल्द ही किसान खेती शुरू कर देंगे और वसंत ऋतु की तैयारी में जुट जाएंगे। हालांकि वो लिम शहर के 4 उपनगरों में से केवल पूर्वी शहर ही कृषि में विशेषज्ञता रखता था और अधिकांश अनाज का उत्पादन करता था। दक्षिणी शहर मुख्य रूप से एक सैन्य अड्डा था, फिर भी वहां कुछ किसान छोटे छोटे भूखंडों पर अनाज उगाते थे। यह मात्रा ज्यादा नहीं थी, लेकिन शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन पूर्वी शहर में वे कहीं अधिक मात्रा में अनाज उगाते थे। इतना अधिक कि इसका लगभग 95% अन्य शहरों और वुलिम शहर को निर्यात किया जाता था और एक छोटा हिस्सा अन्य क्षेत्रों में भी जाता था। पता नहीं इस बार शिकारी वसंत ऋतु में शिकार का आयोजन करेंगे या नहीं, लिन मू चलते हुए मन ही मन बुदबुदाया। वसंत ऋतु में शिकार? ज़ुकोंग ने उत्सुकता भरे लहजे में पूछा। जी हाँ महोदय, खेती शुरू करने से पहले शिकारी सर्दियों के बाद बचे हुए जानवरों की संख्या कम करने के लिए एक बड़ा शिकार अभियान चलाते हैं। इससे किसानों को जानवरों के अचानक हमलों की चिंता किए बिना खेती करने की सुविधा मिलती है और शिकारियों को भी सर्दियों के बाद अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लिन मू ने जवाब दिया। ये तो तर्कसंगत लगता है, लेकिन अनिश्चितता क्यों? ज़ुकोंग ने पूछा। बस अब जब जंगल में भाड़े के सैनिक शिकार कर रहे हैं तो मुझे चिंता है कि क्या शिकारियों को शिकार करने का मौका भी मिलेगा। लिन मू ने जवाब दिया। ये बात कस्बे वालों के लिए थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन फिर भी अब तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अब आम आदमी नहीं हो, ज़ुकोंग ने शांत स्वर में कहा। सीनियर ज़ुकोंग की बातें सुनकर लिन मू को एक अजीब सी अनुभूति हुई। इतने समय तक भले ही वह एक साधक बन चुका था, फिर भी वह एक आम आदमी के नजरिए से सोच रहा था और अनजाने में उन चीजों के बारे में सोच रहा था और चिंता कर रहा था जिनका उससे अब कोई लेना देना नहीं था। लगता है मुझे अभी भी अपनी पहचान की पूरी तरह से आदत नहीं पड़ी है, लिन मू ने थोड़ी शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। संप्रदायों में शामिल होने वाले साधकों की तुलना में स्वतंत्र साधकों को अपनी नई पहचान को स्वीकार करने में अक्सर कठिनाई होती है, ज़ुकोंग ने समझाया। मैं समझ गई सीनियर, लिन मू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे कुछ ऐसी गंध आई जिससे वह वहीं रुक गया। धुआं? क्या आसपास कोई है? लिन मू ने पेड़ की चोटी की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा। फिर उसने चारों ओर देखा और अपने पास के एक इलाके से धुआं उठता हुआ देखा। यह अजीब है, शिकारी जंगल में इतनी गहराई तक नहीं आते, कम से कम इस समय तो बिल्कुल नहीं, अभी बहुत सुबह है। क्या ये भाड़े के सैनिक हैं? नहीं, उन्हें जंगल की गहराई में होना चाहिए, उन्हें इस इलाके में ज्यादा आत्मा जंगली जानवर नहीं मिलेंगे। लिन मू ने विश्लेषण किया। आप जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते? ज़ुकोंग ने सुझाव दिया। लिन मू ने गुनगुनाते हुए धुएं की दिशा में कदम बढ़ाया। कुछ मिनट बाद जब वह उस स्थान के पास पहुंचा तो उसे कुछ अलग सी गंध महसूस हुई। कोई कुछ पका रहा है। ये क्या है? सूंघते हुए, मछली, लिन मू पास आते हुए बुदबुदाया। लिन मू जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गई जहां से धुआं निकल रहा था और वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। क्या? उसने हैरानी से कहा। लिन मू के सामने सूखी लकड़ियों और पत्तों का एक ढेर जल रहा था, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण बुझ जाएगा। उन्हें बेतरतीब ढंग से रखा गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिसने भी आग जलाई थी, उसे आग जलाने का कोई अनुभव नहीं था। हालांकि यह सबसे चौंकाने वाली बात नहीं थी, बल्कि सबसे चौंकाने वाली बात वह मछली थी जिसे धीमी आंच पर पकाया जा रहा था। मछली को एक डंडे में पिरोकर आग के ऊपर बहुत नीचे की ओर रखा गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी झाड़ी से बंधी हुई है या उसके पीछे कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि लिन मू उसे इस कोण से नहीं देख पा रहा था। यह क्या है? क्या कोई यहाँ डेरा डालकर चला गया है? लिन मू ने पास जाने से पहले सोचा। उसने देखा कि मछली को पिरोने वाली छड़ी किसी कारण से हिल रही थी, लेकिन जब वह बगल में मुड़ा और झाड़ी के पीछे जो छिपा था उसे देखा तो वह कम से कम चौंक गया। भूरे रंग की झाड़ीनुमा वन बिल्ली, क्या वह खाना पका रही है? अध्याय 245, एक खाना पकाने वाला राक्षस। लिन मू के सामने का दृश्य ऐसा था जो शायद सभी को नहीं, बल्कि अधिकांश लोगों को चौंका देता। वह जो देख रहा था वह एक जानवर था जो कुछ पका रहा था, या यूं कहें कि कुछ पकाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पकाई जा रही मछली कुछ जगहों से जली हुई लग रही थी। क्लैक! जैसे ही उस जानवर ने लिन मू को देखा जो उसके पास आ रही थी, मछली की सींग आग में गिर गई।
जानवर चौंक गया और उसने सीख को आग में फेंक दिया। इससे आग से छोटी छोटी चिंगारियां उड़ी और भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली के पैर पर जा गिरी। म्याऊं! दर्द से कराहते हुए भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली गुर्राए। फिर वह एक कदम पीछे हट गई और आश्चर्य से जमसी गई लिन मू को देखने लगी। हाय! लिन मू ने कहा। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली ये देखकर चौंक गई और पल भर में भाग गई। लिन मू ने उसके पीछे भागने का सोचा, लेकिन फिर उसे जाने देने का फैसला किया। इसके बजाय वह जलती हुई अलाव के सामने आकर खड़ा हो गया, जो अब बुझ चुकी थी। क्या मैं गलत हूं या वह जानवर सचमुच इसे पकाने की कोशिश कर रहा था? लिन मू ने सीख में लगी मछली को उठाते हुए कहा। मछली के शरीर के मध्य भाग में अनाड़ीपन से एक छड़ी घुसाई गई थी और मछली को साफ भी नहीं किया गया था। यह अजीब है, बहुत अजीब है, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। है ना, मैं पहली बार किसी जानवर को खाना पकाते हुए सुन रही हूँ, या यूं कहूं कि देख रही हूँ। लिन मू ने हैरानी भरे लहजे में कहा। जी हाँ, जानवर अपना खाना नहीं पकाते। कम से कम इस स्तर के जानवर तो बिल्कुल नहीं। उन्हें खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं होती। ज़ुकोंग ने पुष्टि की। लिन मू ने सीनियर ज़ुकोंग के शब्दों को सुना और उसके मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। ओह, आपका मतलब है कि कुछ जानवर खाना पकाते हैं, सीनियर? लिन मू ने सवाल किया। बिल्कुल, कुछ जानवर जब पर्याप्त साधना स्तर प्राप्त कर लेते हैं तो मानव रूप धारण कर सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पकाया गया भोजन अधिक पसंद होता है, इसलिए वे मनुष्यों से भोजन चुराते हैं। लेकिन ऊर्जा शोधन स्तर के किसी जानवर को खाना पकाते देखना दुर्लभ है, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने सिर हिलाकर जवाब दिया और सोचने लगी कि वह जानवर खाना क्यों पका रहा होगा। लेकिन जल्द ही उसे सारी बातें समझ आने लगी। पहले तो इसने जलती हुई लकड़ी ली थी और अब यहाँ खाना पका रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि इसका मकसद शुरू से ही आग लगाना था। और अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि जितनी बार भी मैंने इसे पहले देखा है, ये हमेशा उसी समय होता था जब मैं कुछ पका रही होती थी। लिन मू ने मन ही मन सोचा। अब ज़ुकोंग भी इस जानवर को लेकर उत्सुक हो गया था और सभी संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। मुझे कहना पड़ेगा, इस भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली की बुद्धिमत्ता इसकी प्रजाति के अनुरूप नहीं है। बेशक भूरी झाड़ीदार वन बिल्लियां अन्य जानवरों की तुलना में थोड़ी अधिक बुद्धिमान होती हैं, लेकिन इस तरह की बुद्धिमत्ता उससे कहीं बढ़कर है, ज़ुकोंग ने कहा। लिन मू ने सीनियर ज़ुकोंग की बातें सुनी और खुद ही अनुमान लगाने लगा। वरिष्ठ, क्या ये कोई उत्परिवर्तित जीव हो सकता है? हम जानते हैं कि इसकी साधना का स्तर काफी कम है, इसलिए यही एकमात्र संभावना हो सकती है। शायद किसी चीज ने इसे इस तरह से उत्परिवर्तित कर दिया हो कि इसकी बुद्धि बढ़ गई हो, न कि इसकी शक्ति या साधना, लिन मू ने कहा। लिन मू की बातें सुनने के बाद ज़ुकोंग को लगा कि ये बातें सच हो सकती हैं। हाँ, इसकी संभावना सबसे अधिक लगती है। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि यह भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली अकेली क्यों है और अपने साथियों के साथ क्यों नहीं घूमती, जैसा कि उसे घूमना चाहिए, ज़ुकोंग ने कहा और थोड़ा रुका। संभावना तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में यह संभव है या नहीं, ज़ुकोंग ने आगे कहा। लिन मू अब और भी ज्यादा उत्सुक हो गई थी और अधिक जानना चाहती थी। ओह, कृपया सीनियर को बता दीजिए, लिन मू ने अनुरोध किया। कुछ विशेष प्रकार के आध्यात्मिक फल होते हैं जो साधकों की योग्यता को बढ़ाते हैं, लेकिन इन्हीं फलों का पशुओं पर अलग अलग प्रभाव हो सकता है। इनमें से एक प्रभाव है पशुओं की बुद्धि में वृद्धि करना, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। तो आपका मतलब है कि इस भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली ने उन फलों में से एक खाया होगा, लिन मू ने आगे सवाल किया। हाँ, और इतना ही नहीं, बल्कि मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि यह कौन सा फल हो सकता है। इसे ड्यूल सकल असेंशन फ्रूट कहा जाता है, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। सीनियर ज़ुकोंग का जवाब सुनकर लिन मू सोच में डूब गई और कुछ मिनट तक चुप रहने के बाद बोली। वरिष्ठ, क्या आपको लगता है कि ये फल और भी हो सकते हैं? लिन मू ने पूछा। ऐसा हो सकता है। इस तरह का फल एक बेल पर उगता है जो दूसरे पेड़ों से चिपक जाती है और उनसे पोषक तत्व सोख लेती है। जब तक मुख्य पेड़ जीवित रहता है, बेल हर कुछ महीनों में फल देती रहती है, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। अगर हम यह मान लें कि भूरी झाड़ीदार जंगल की बिल्ली ने 4 महीने पहले उनमें से एक को खा लिया था, तो शायद अब तक एक नया पौधा उग गया होगा। अगर मुझे वह मिल जाए तो क्या मैं अपनी साधना की गति नहीं बढ़ा पाऊंगा? लिन मू ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है कि यह ड्यूल सकल असेंशन फल न हो, बल्कि किसी और तरह का फल हो।
सभी फल इतनी जल्दी नहीं उगते और यह भी मुमकिन है कि जिस आध्यात्मिक पौधे पर यह उगता है वह अब मौजूद ही न हो, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू ने सीनियर ज़ुकोंग की बात पर कुछ देर विचार करने के बाद जवाब दिया। फिर भी मुझे लगता है कि मैं इसे ढूंढना चाहूंगी, सीनियर। अगर मुझे यह मिल गया तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। लिन मू ने दृढ़ स्वर में कहा। ठीक है, आप इसे खोज सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको उस भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली के पदचिह्न ढूंढने होंगे। एक जानवर हमेशा उन जगहों को याद रखता है जहां आध्यात्मिक फल उगते हैं और अक्सर ये देखने के लिए उस स्थान पर लौटता है कि क्या और फल उगे हैं। सबसे पहले आपको उस भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली को ढूंढना होगा और फिर उसका तब तक पीछा करना होगा जब तक वह फल के पास वापस न आ जाए, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया और फिर एक योजना के बारे में सोचने लगा। अध्याय 246 द्वैत वृतारोहण फल। 1 घंटा बीत गया। इस दौरान लिन मू ने एक योजना सोची जिसे वह शायद इस्तेमाल कर सके, लेकिन अभी भी कुछ अनिश्चितताएं थीं जो उसके लिए परेशानी का सबब बनी हुई थीं। इनमें से 2 सबसे बड़ी अनिश्चितताएं थीं, उसे उस भूरे जंगल की झाड़ीनुमा बिल्ली को ढूंढना था और फिर किसी तरह उससे आत्मा फल तक का रास्ता जानना था। अपने विचारों में खोए रहने के कारण लिन मू को पता ही नहीं चला कि वह उत्तरी कस्बे में प्रवेश कर चुका है। कस्बे के कुछ रक्षकों द्वारा अभिवादन किए जाने पर ही वह अपने विचारों से बाहर आया। लिन मू ने उनमें से एक को हेई कोर का सदस्य पहचान लिया और उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने कस्बे के चारों ओर नजर डाली और देखा कि सड़क के किनारे दुकानें लगाई जा रही थीं। अरे, वे अभी से शुरू कर रहे हैं। क्या व्यापारी इस साल जल्दी आ रहे हैं या कुछ और? लिन मू ने सोचा। व्यापारियों का काफिला हर साल 4 बार या हर 3 महीने में एक बार इस क्षेत्र में आता था। साल में उनकी पहली यात्रा वसंत ऋतु की शुरुआत में होती थी और आखिरी यात्रा सर्दियों की शुरुआत से पहले। हालांकि वे आमतौर पर उत्तरी कस्बे में सबसे आखिर में आते थे और सामान्यतः पश्चिमी कस्बे से शुरू होकर दक्षिणी कस्बे, पूर्वी कस्बे और फिर अंत में उत्तरी कस्बे से होते हुए वुलिम शहर में प्रवेश करते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शिकारियों को साल का पहला शिकार पूरा करने और व्यापारियों को बेचने के लिए पर्याप्त सामग्री और सामान इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगा। व्यापारी राज्य के दक्षिणी हिस्सों से उनके लिए ताज़ा अनाज भी लाते थे ताकि वे सर्दियों के दौरान कम हो जाने वाले अपने खाद्य भंडार की भरपाई कर सकें। लिन मू को जिज्ञासा हुई और उसने आसपास पूछताछ करने का फैसला किया। इस बार लोग उसके प्रति काफी सौहार्दपूर्ण थे क्योंकि अब उसे कस्बे में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था। इस क्षण लिन मू थोड़ा भावुक हो गया। माँ, पिताजी, आखिरकार आपके बेटे को वह पहचान मिल गई जिसकी आप मेरे लिए कामना करते थे। लिन मू ने मन ही मन प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों के लिए लिन मू के माथे पर नियुक्त का अर्थ दर्शाने वाला अक्षर चमक उठा। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि ज़ुकोंग को भी इसका एहसास नहीं हुआ। लिन मू की तो बात ही छोड़िए। लिन मू ने कुछ लोगों से बात की और पता चला कि शिकारी पहले से ही शिकार के लिए तैयार थे और कल शिकार पर जाने वाले थे। कार्यवाहक नगर प्रमुख हेई बाओ ने भाड़े के सैनिकों से उन्हें शिकार करने देने और 3 दिनों के लिए इलाका खाली करने का अनुरोध किया था। भाड़े के सैनिकों ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वे वैसे भी जंगल में और अंदर जाने वाले थे। इतना ही नहीं, हेई कोर द्वारा दी गई सारी मदद के बाद अगर वे उसकी बात नहीं मानते तो उनकी प्रतिष्ठा कलंकित हो जाती। लगता है ही वान का पदभार संभालना एक अच्छा निर्णय था। लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। ये सब जानने के बाद लिन मू अपने घर पहुंचा और तुरंत मांस पकाने की तैयारी में जुट गया। मांस पकते समय लिन मू ने अपनी योजना पर और विचार किया और वरिष्ठ ज़ुकोंग से कुछ प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। वरिष्ठ, क्या आप मुझे इस ड्यूल सकल असेंशन फल के बारे में और अधिक बता सकते हैं? लिन मू ने पूछा। बिल्कुल, ड्यूल सकल असेंशन फल एक आध्यात्मिक फल है जो ड्यूल सकल असेंशन बेल पर उगता है। ये बेल जमीन से 2 शाखाओं में निकलती है और जिस पेड़ पर उगती है उसके चारों ओर वृत्त बनाती है, इसलिए इसका नाम ड्यूल सकल असेंशन है। यह एक दुर्लभ आध्यात्मिक पौधा है और इसके फलों का उपयोग किसानों की योग्यता बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन जाहिर है, इससे योग्यता में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा लगभग 1% ही होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर इसके फल कुछ महीनों में उग सकते हैं, लेकिन बेल को बढ़ने में दशकों लग सकते हैं। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लेकिन सीनियर, अगर यह साधकों की योग्यता बढ़ा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह बहुत मूल्यवान है? क्या साधक अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए लगातार इसके फल नहीं खाते रहेंगे? लिन मू ने फिर से सवाल किया।
यद्यपि यह वास्तव में काफी मूल्यवान है, लेकिन इसके फल कुछ समय बाद अप्रभावी हो जाते हैं। एक साधक इनका उपयोग करके अपनी योग्यता को एक निश्चित स्तर तक नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि उनमें जल्द ही ड्यूल सकल असेंशन फल के प्रभावों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। फिर भी जब तक ये लता फल देती रहेगी, तब तक इसका महत्व बना रहेगा, खासकर संप्रदायों के लिए। साधना करने वाले संप्रदायों के लिए लगातार फल देने वाली ऐसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी अत्यंत मूल्यवान होती है, और वे इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर संदेह है कि ड्यूल सकल असेंशन वाइन आसानी से नहीं उग सकती। इसे न केवल पोषक तत्व अवशोषित करने के लिए एक मजबूत पेड़ की आवश्यकता होती है, बल्कि इसे बढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, जो उत्तरी जंगल में संभवतः मौजूद नहीं है। इसीलिए मुझे संदेह है कि यह ड्यूल सकल असेंशन वाइन है या कोई अन्य आध्यात्मिक जड़ी बूटी। लेकिन ब्राउन श्रबी फॉरेस्ट कैट पर इसके प्रभाव को देखते हुए अन्य जड़ी बूटियां होने की संभावना कम लगती है, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू ने वरिष्ठ ज़ुकोंग की बातें ध्यान से सुनी और उन पर विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि जितना अधिक वे सोचते हैं, उसके ड्यूल सकल असेंशन वाइन होने की संभावना उतनी ही कम होती जा रही है। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे ढूंढना चाहते थे। लेकिन लिन मू को ड्यूल सकल असेंशन फल तक ले जाने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि भूरी झाड़ीदार जंगल की बिल्ली थी। उसे पहले उस बिल्ली को ढूंढना होगा ताकि वह उसे फल तक ले जा सके। इसके लिए आपको उस जानवर को वश में करना होगा। इससे आपको ड्यूल सकल असेंशन फल मिलने की सबसे अच्छी संभावना मिलेगी, क्योंकि इस बात पर दांव लगाना कि भूरा झाड़ीदार जंगल वापस वहां चला जाएगा काफी कम संभावना है। दूसरी ओर इससे आपको पशुओं को वश में करने की अपनी क्षमता का परीक्षण करने का अवसर भी मिलेगा, ज़ुकोंग ने सुझाव दिया। सीनियर ज़ुकोंग का सुझाव सुनकर लिन मू की आंखें चमक उठीं और वह इसके लिए उत्सुक होने लगा। अध्याय 247 किसी जानवर को कैसे वश में करें। लेकिन सीनियर, मैं किसी जानवर को कैसे वश में करूं? लिन मू ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको उस जानवर को ढूंढना होगा। सबसे अच्छा तरीका होगा चारा डालकर उसे आकर्षित करना। आपने भूरी झाड़ीदार जंगली बिल्ली की हरकतें तो देख ही ली हैं, इसलिए आपको अंदाजा होगा कि पहले क्या करना है, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वह जानवर खाने में दिलचस्पी दिखा रहा है, तो मुझे बस कुछ खाना पकाकर उसे आकर्षित करना है। फिर चाहे उसे खाना चाहिए हो या आग, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिन मू ने जवाब दिया। बिल्कुल सही, लेकिन जानवरों को वश में करना इससे कहीं अधिक है। जानवरों को वश में करने का अगला चरण है उन्हें समझना। आपको अपनी आत्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उनके मन की गहराई में उतरना होगा और उनकी इच्छाओं का पता लगाना होगा। फिर आपको उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यही समस्या आती है, जानवर आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वे इंसानी भाषा नहीं समझते। पशुओं को वश में करने की प्रतिभा में यही अंतर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे सीधे बात किए बिना उनकी भावनाओं और इच्छाओं को कितनी अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक बार जब आप ये जान लेते हैं, तो आप अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उनसे संवाद करते हैं। ये सबसे खतरनाक हिस्सा भी है, क्योंकि इस अवस्था में साधक काफी असुरक्षित हो सकता है। उसे न केवल संबंध स्थापित करने पर पूरा ध्यान देना होगा, बल्कि बाहरी खतरों से भी सावधान रहना होगा जो उस पर हमला कर सकते हैं। जीव और साधक के बीच संबंध स्थापित होना भी एक संवेदनशील प्रक्रिया है, और इस चरण में कोई भी गलती साधक के मन को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि साधक की आध्यात्मिक चेतना जीव की तुलना में अधिक प्रबल हो। इससे सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। अंत में, यदि जानवर स्वीकार कर लेता है और संबंध स्थापित हो जाता है, तो जानवर को वश में किया हुआ कहा जा सकता है। ज़ुकोंग विस्फोट। लिन मू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रक्रिया इतनी जटिल होगी और उसने इतनी पेचीदगियों की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन यहाँ आपके पास एक फायदा है। इस जानवर में स्वयं की चेतना नहीं है और यह आपसे काफी कमजोर भी है, इसलिए इससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ज़ुकोंग ने आगे कहा। मैं समझ गई, सीनियर, लिन मू ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। प्रक्रिया समझने के बाद लिन मू ने अपना ध्यान वापस अपने काम पर केंद्रित कर लिया। मांस अभी भी पक रहा था। उफ, मैं भूल ही गया था कि मुझे अभी भी इन सभी जानवरों के शवों की खाल उतारनी और उन्हें तैयार करना है, लिन मू ने मन ही मन सोचा। फिर वह जानवरों को तैयार करने में जुट गया और साथ ही मांस पकाने का काम भी करता रहा। दिन का शेष भाग इसी में बीत गया और जब तक लिन मू ने सारा काम खत्म किया, तब तक आधी रात हो चुकी थी। उफ, कम से कम मुझे कुछ समय तक ये दोबारा नहीं करना पड़ेगा और इससे मेरे लिए काफी सुविधा भी हो जाएगी।
लिन मू ने दिन का आखिरी भोजन करने से पहले मन ही मन कहा। लिन मू ने जीवन शक्ति को आत्मसात किया और तुरंत ही सो गया, मानो वह स्वप्नलोक में पहुंच गया हो। वहां उसने पहले तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदें तैयार की और उनमें से आधी बूंदें खोए हुए अमर की अनाम तकनीक के अनुसार अपने पेट के ऊतकों में डाल दी। ये सब करने के बाद उसने 1000 शस्त्रों वाली तलवार विद्या का अभ्यास तब तक किया जब तक वह पूरी तरह थक नहीं गया और फिर गहरी नींद में सो गया। सुबह वह हमेशा की तरह असहनीय भूख से तरोताजा होकर उठा और तुरंत पहले से पका हुआ पशु मांस निकालकर उसे खाने लगा। उफ, पता नहीं मैं कभी इसकी आदत डाल पाऊंगा या नहीं, लिन मू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ खुद से बुदबुदाया। वह खड़ा हुआ और बाहर की ओर देखने लगा। उसे लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्या हो रहा है? ओह हाँ, शिकारी अब तक चले जाने चाहिए थे, लिन मू को एहसास हुआ। मुझे भी अब जाना चाहिए, लिन मू ने कमरे से निकलते हुए खुद से बुदबुदाया। हल्की हवा से उसके बाल लहरा रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और पाया कि वह कल की तुलना में कहीं अधिक साफ था। वह आंगन से निकलकर कस्बे के निकास द्वार की ओर चल पड़ा और रास्ते में कस्बे के निवासियों की बातचीत सुनता रहा। आखिरकार हम फिर से शिकार कर सकते हैं। मैं शहर में रहकर ऊब गया था। हाँ, लेकिन हम करते भी क्या? वैसे भी बाहर घूमने के लिए बहुत ठंड है। मुझे उम्मीद है कि शिकारियों को अच्छी किस्मत मिले और वे ढेर सारे जानवरों का शिकार करें। बच्चे अब एक ही तरह का खाना खाकर ऊब चुके हैं। लिन मू अपने आसपास जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई लोगों की बातें सुन सकता था। अपनी बढ़ी हुई श्रवण शक्ति के कारण उसे उनकी बातचीत सुनने के लिए उनके पास खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं थी। अधिकांश बातचीत काफी सामान्य और हंसी मजाक जैसी लग रही थी। ऐसा तभी हुआ जब लिन मू के कानों ने कुछ दिलचस्प सुना, जिससे वह लगभग रुक ही गया। अब हम क्या करें? हम काफी समय से छुपकर बैठे हैं, क्या हम बस देखते रहें या कुछ करें? हम गोदाम में भी नहीं जा सकते, उसका पता चल गया है और वे गार्ड उस पर नजर रख रहे हैं। कोने से एक आवाज आए। लिन मू गली के कोने में होने के कारण यह नहीं देख सका कि कौन बोल रहा था, लेकिन वह उनकी आवाज सुन सकता था। यह क्या है? लिन मू ने अपनी आंतरिक चेतना को बढ़ाने से पहले मन ही मन सवाल किया। गली में छिपकर उसने 3 लोगों को आपस में बात करते हुए देखा। वे आम लोगों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन लिन मू उन्हें नहीं पहचानता था। वह वहां से आगे नहीं बढ़ा और इसके बजाय गली के पास एक दुकान पर जाकर बैठ गया ताकि वह संदिग्ध न लगे। उस स्टॉल पर कुछ गर्मागर्म बंस बिक रहे थे, इसलिए लिन मू ने कुछ बंस खरीदे और तीनों आदमियों की बातें सुनते हुए उन्हें खाया। चिंता मत करो, गुरुजी समझते हैं कि स्थिति जोखिम भरी है और उन्होंने अभी तक हमें कुछ भी करने का आदेश नहीं दिया है। अन्य टीमों ने कार्यभार संभाल लिया है और अब बलिदान पूर्वी शहर से आएंगे। जैसे ही लिन मू ने ये सुना, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके हाथ में रखा हुआ बन गिर गया। आखिरकार, उसने बुदबुदाया। अध्याय 248 भय और सम्मान। लिन मू ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने हफ्तों के बाद आखिरकार उसे अपराधियों का सुराग मिल जाएगा, और इतना ही नहीं, देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग अपराधी संगठन का हिस्सा भी हैं। इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मुझे बस उन्हें आत्महत्या करने से पहले पकड़ना है। लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। लिन मू को पता था कि पहले पकड़े गए लोगों ने जानकारी लीक होने से रोकने के लिए पकड़े जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इसलिए अब उसे तेजी से काम करना था और उनके प्रतिक्रिया करने या कुछ करने से पहले ही उन्हें निष्क्रिय करना था। लिन मू जिस बेंच पर बैठा था, उससे उठ खड़ा हुआ और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उस क्षेत्र का त्वरित सर्वेक्षण किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे उन सभी रास्तों का पता है जिन पर वे भाग सकते हैं। मुझे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उनकी जांच करने के बाद उन पर तुरंत हमला करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने पहले भी आध्यात्मिक इंद्रियों का अनुभव किया है तो वे सतर्क हो सकते हैं। लिन मू ने गली की ओर बढ़ते हुए मन ही मन सोचा। उसने ऊपर देखा और पलकें झपकाईं तो उसकी नजर गली से सटे एक घर की छत पर पड़ी। अब वह उन तीनों आदमियों के ठीक ऊपर था और उन पर आसानी से हमला कर सकता था, और उसने ऐसा ही किया जब उसे पता चला कि उनकी साधनाची शोधन स्तर के प्रारंभिक चरण में है। लिन मू ने वहां से छलांग लगाकर एक आदमी को पकड़ लिया और दूसरे को नीचे गिराकर घुसा मारा। दोनों आदमियों को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तीसरा आदमी अवाक रह गया क्योंकि उसके साथ चल रहे उसके साथी पल भर में ही ढेर हो गए थे। लेकिन उसका सदमा क्षण भर ही रहा, क्योंकि उसे तुरंत अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। उसने लिन मू की ओर देखा तक नहीं और तुरंत अपनी आस्तीन से कुछ निकालते हुए भागने लगा। लिन मू की आध्यात्मिक चेतना शुरू से ही उस पर केंद्रित थी, इसलिए वह जानता था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे।
लिन मू ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, शिंग, छींटे पड़ना। आह! तीसरा आदमी दर्द से चीख उठा और गली के फर्श पर खून फैल गया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उनमें से कुछ ने झांक कर देखा तो उन्हें खून से लथपथ दृश्य दिखाई दिया। लिन मू दो आदमियों के ऊपर खड़ी थी जिनके सिर से खून बह रहा था, जबकि एक तीसरा आदमी थोड़ी दूरी पर पड़ा था, जिसका दाहिना हाथ गायब था और दोनों पैर कटे हुए थे। लिन मू ने अपनी छोटी तलवार से उस आदमी का वह हाथ काट दिया जिसमें जहर लगा हुआ था, और उसके बाद उसने उस आदमी के पैर भी काट दिए ताकि वह भाग न सके। इस भयावह दृश्य को देखने वाले लोग दहशत से चीखने लगे। रक्षकों, हत्या! यहाँ एक हत्यारा है, भागो! लिन मू ने लोगों की चीखों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उस कटे हुए पैर हाथ वाले आदमी के पास चली गई। वह आदमी दर्द से कराह रहा था और उसका चेहरा आंसुओं और नाक के पानी से सना हुआ था। उसने अपने ऊपर एक साया मंडराता हुआ देखा और सीने के बल लेटे हुए बड़ी मुश्किल से ऊपर देखा। क्यों? उस आदमी ने हैरानी से कहा। जब तक हमें कुछ जवाब नहीं मिल जाते तब तक तुम भाग नहीं सकते या आत्महत्या नहीं कर सकते। लिन मू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। लोगों की चीखें सुनकर अब तक पहरेदार गली तक पहुंच चुके थे। पिछली घटनाओं के बाद से उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, इसलिए हर कोने पर कुछ पहरेदार तैनात थे। जैसे ही वे गली की ओर बढ़े, पहरेदारों ने अपने हथियार निकाल लिए और कार्रवाई के लिए तैयार थे। रुको, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, एक गार्ड ने लिन मू को सख्त निगाहों से देखते हुए चिल्लाकर कहा। लिन मू ने मुड़कर पहरेदारों की ओर देखा और उनके चेहरे उतर गए। से सीनियर लिन मू, गार्डों ने हैरानी से कहा। लिन मू ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और फिर बोला, इन तीनों आदमियों को इकट्ठा करो। ये उन लोगों का हिस्सा है। गटकने की आवाज। पहरेदारों ने डर को दबाने की कोशिश करते हुए अपनी लार निगल ली। उनमें से दो पहरेदार हेई कोर के सदस्य थे, इसलिए वे लिन मू की बात को अच्छी तरह समझते थे। घटनास्थल पर पहुंचे पहरेदारों के समूह में वे सबसे शांत भी थे। उन्होंने देखा कि अन्य पहरेदारों ने अभी भी अपने हथियार नीचे नहीं किए थे और उन्हें लिन मू की ओर ताने हुए थे। लिन मू के साथ अपनी पहली मुलाकात की याद आते ही उनके मन में एक भयावह स्मृति फिर से उभर आए। तुम सब क्या कर रहे हो? अपने हथियार नीचे रखो, उनमें से एक चिल्लाया जबकि दूसरा लिन मू के पास पहुंचा। हम इसे सही तरीके से कर देंगे सीनियर, चिंता मत करो, गार्ड ने कहा। तुम्हें पता है उन्हें कहाँ ले जाना है? कुछ पता चलने पर मुझे बता देना, मैं थोड़ी देर के लिए जंगल जा रहा हूं, लिन मू ने जवाब दिया। ऐसा ही किया जाएगा, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। लिन मू ने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, वह रुक गया और उस आदमी की ओर मुड़ गया। वे पूर्वी कस्बे में उनकी संख्या बढ़ने और बलिदानों का कार्यभार वहां स्थानांतरित होने की बात कर रहे थे। ये बात हेई बाओ को बता देना, लिन मू ने सबकी निगाहों के बीच गली से निकलते हुए कहा। लिन मू के करीब आते ही लोग डर के मारे पीछे हट गए और उसे रास्ता दे दिया। हालांकि लिन मू कस्बे में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था, फिर भी वह हर किसी के लिए जाना पहचाना नहीं था और जो लोग उसे जानते भी थे, वे केवल उसका नाम जानते थे और उसकी शक्ल सूरत से अनजान थे। लेकिन किसी के टुकड़े टुकड़े करते और लगभग जान से मार देते देखना इन लोगों के लिए अब भी खौफनाक था। वे जानवरों को इंसानों को मारते देखने के आदी थे, लेकिन इंसानों को दूसरे इंसानों को मारते देखना उन्हें इतना भयानक नहीं लगा था, कम से कम खुलेआम तो नहीं। वे डाकुओं को लोगों को मारते सुनने के आदी थे, लेकिन अपनी आंखों से ऐसा होते देखना बिल्कुल अलग बात थी। लिन मू ने उनके व्यवहार में आए बदलाव को देखा और मन ही मन थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। यही संसार का सत्य है। भय अक्सर सम्मान से अधिक शक्तिशाली होता है, और एक साधक के लिए यदि उसे विकल्प दिया जाए तो सम्मान पाने की अपेक्षा भयभीत होना बेहतर है। ज़ुकोंग अचानक बोला। अध्याय 249 पहला वशीकरण प्रयास। लिन मू एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके बगल में आग धधक रही थी। आग पर एक जानवर को भूना जा रहा था, लेकिन लिन मू का ध्यान किसी और चीज पर था। उसकी आंखें बंद थीं और वह सीनियर ज़ुकोंग के कहे शब्दों पर विचार कर रहा था। वह उन शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गया था और वे कुछ शब्द उसके दिमाग में अटक गए थे, बार बार दोहराए जा रहे थे। डर हो या सम्मान, जो भी हो, सब कुछ शक्ति से ही उत्पन्न होता है, और इस समय मुझे बस यही चाहिए, लिन मू ने बुदबुदाते हुए कहा। ज़ुकोंग इस समय अपनी साधना में लीन था और उसने लिन मू की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक उसे कुछ भयानक महसूस हुआ और वह अपनी तंद्रा से जाग उठा। उसका शरीर कांप उठा और वह भय से पीछे हट गया। वह क्या था? ज़ुकोंग ने दूर स्थित अलौकिक वेदी को देखते हुए कहा। उसे जो भयावह अनुभूति हो रही थी, वह बहुत जल्दी दूर हो गई और वह उसका स्रोत नहीं ढूंढ सका,
लेकिन पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वेदी ही संभवतः उसका स्रोत थी। ज़ुकोंग दिव्य वेदी की ओर उड़ा और उसे ध्यान से निहारने लगा, लेकिन उसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा। क्या मैंने ये सब कल्पना की थी, या ये कोई पूर्वाभास था? ज़ुकोंग ने अपनी आंखें बंद करते हुए और 1 मिनट के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन ही मन सोचा, फिर उसने अपनी आंखें खोल ली। संबंध अभी भी वैसा ही है। तो एक पूर्वाभास। अब मुझे और भी ध्यान से देखना होगा। वो एहसास मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। राक्षसी मार्ग नहीं, ये तो उससे कहीं ज्यादा बुरा था। ज़ुकोंग जैसे जैसे और ज्यादा चिंतित होता गया, उसने खुद से बुदबुदाया। लिन मू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और अब उसने अपनी आंखें खोल ली थीं। उसकी चेतना चारों ओर फैली हुई थी और वह जानवरों की तलाश में था। वह लगभग 2 घंटे से जंगल में था और कुछ जानवरों को अपनी वर्तमान जगह पर ले आया था, लेकिन यह वह जानवर नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। हालांकि लिन मू को पहले से ही पता था कि यह आसान नहीं होगा, भले ही उसने पहले से ही सावधानी बरती थी और यह सुनिश्चित किया था कि उसके पास आने वाले जानवरों को मारते समय खून न बहे। क्या मुझे कोई दूसरी जगह आजमानी चाहिए? लिन मू ने मन ही मन सोचा। सरसराहट। जैसे ही लिन मू हार मानने ही वाला था, दूर एक झाड़ी में सरसराहट हुई और वह सतर्क हो गया। उसकी आध्यात्मिक चेतना उस ओर गई और वह जानवर के प्रकट होने का इंतजार करने लगा। उसे यह सुनिश्चित करना था कि प्रकट होने वाला जानवर सही ही हो, क्योंकि वह गलती से भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली को मारना नहीं चाहता था। जल्द ही वह जानवर अपने आप को सुलझने लगा और लिन मू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये रहा, लिन मू ने स्थिर खड़े रहते हुए सोचा। वह उस जानवर को डराना नहीं चाहता था क्योंकि उसने देखा था कि वह कितना डरपोक था। इससे पहले जब भी उससे सामना हुआ था, वह भाग गया था और केवल एक बार ही वह उसके करीब आया था जब वह खाना बना रहा था और हिला तक नहीं था। वरिष्ठ, ये यही है, लिन मू ने मन ही मन कहा। ज़ुकोंग, जो उस पूर्वाभास की सभी संभावनाओं के बारे में सोच रहा था, आखिरकार होश में आया। उसने पहले खुद को जबरदस्ती शांत किया और फिर बोला। वह जानता था कि अपनी चिंता जाहिर करने से कोई फायदा नहीं होगा और वह लिन मू को इससे प्रभावित नहीं करना चाहता था। ओह, भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली यहाँ है। अच्छा, अब ध्यान केंद्रित करो और उसे अपने पास आने दो। जब वह काफी करीब आ जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा और तब तुम अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का प्रयोग करना, समझे? ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। जी हाँ सीनियर, लिन मू ने जवाब दिया। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली ने झाड़ी से अपना सिर बाहर निकाला और लिन मू को एक पल के लिए देखा, फिर पीछे हट गई। उसने वही किया जो उसने कल किया था और पास आने से पहले अलग अलग कोनों से निगरानी की। वह धीरे धीरे पास आ रहा था, हर हलचल को लेकर सतर्क था और तनाव में लग रहा था। आखिरकार वह अलाव के पास पहुंचा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली रुक गई थी और उत्सुकता से लिन मू को देख रही थी, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी ताकि वह छोटे जानवर को चौंका न दे। फिर भी वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ देख रहा था और सीनियर ज़ुकोंग द्वारा संकेत दिए जाने की प्रतीक्षा करते हुए जानवर की हर प्रतिक्रिया पर नजर रख रहा था। अभी, ज़ुकोंग ने कहा। तुरंत ही लिन मू की आध्यात्मिक चेतना तेजी से आगे बढ़ी और भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली के सिर में प्रवेश कर गई। वह छोटा जानवर सहम गया और एक कदम पीछे हट गया, लेकिन दिमाग पर दबाव होने के कारण वह ज्यादा हिल डुल नहीं सका। म्याऊं। दर्द से कराहते हुए वह घास पर गिर पड़ा क्योंकि वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था। दबाव कम करो, ये जानवर के लिए बहुत ज्यादा है, ज़ुकोंग ने आदेश दिया। लिन मू ने तुरंत अपने द्वारा इस्तेमाल की जा रही शक्ति को कम कर दिया और बहुत अधिक कोमल हो गया। वह अब तक मनुष्यों की जांच करने का आदी था और उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना का पूरा उपयोग किया, इस बात से अनभिज्ञ होते हुए कि इससे उन पर कितना दबाव पड़ रहा था। फिर भी मनुष्य मानसिक रूप से पशुओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए वे आसानी से ठीक हो जाते थे। कम से कम कमजोर पशुओं के मामले में तो यही सच था, जैसे कि ची शोधन स्तर और उससे नीचे के स्तर के पशु। लिन मू की आध्यात्मिक चेतना ची शोधन स्तर के अधिकांश साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी और कोर कंडेंसेशन स्तर के साधक के बराबर थी। भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली अंततः दर्द से कांपना बंद कर दी और थोड़ी शांत हो गई। अब तुम्हें महसूस करना होगा। इसके मन को, इसकी भावनाओं को महसूस करो। इसकी इच्छाओं और भय को महसूस करो, ज़ुकोंग ने निर्देश दिया। लिन मू ने अपना ध्यान केंद्रित किया और ये देखने की कोशिश की कि क्या वह दिए गए निर्देशों का पालन कर सकता है। लेकिन 1 मिनट बीतने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लिन मू को सिर्फ खालीपन का एहसास हुआ। कुछ नहीं है सीनियर, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, लिन मू ने कहा।
हम जानवर बहुत डरा हुआ है और उसका दिमाग बिखरा हुआ है। शायद आपका पहला प्रयास उसके लिए बहुत कठोर था। आपको बाद में फिर से कोशिश करनी पड़ सकती है, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। सीनियर ज़ुकोंग की बातें सुनकर लिन मू थोड़ी निराश हुई और इतनी जल्दी हार मानना नहीं चाहती थी। कोई फायदा नहीं, इस हालत में किसी जानवर को काबू करना तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए लगभग नामुमकिन होगा। बेहतर होगा कि बाद में कोशिश करो जब वह शांत हो जाए, ज़ुकोंग ने सलाह दी। शुकोन की बातें सुनकर लिन मू के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने दांत पीसते हुए सोचा, चलो इसे आजमा कर देखते हैं। लिन मू ने गहरी सांस ली और अपने शरीर को थोड़ा आराम दिया। फिर उसने अपने होंठ खोले और धीमी आवाज में कुछ मंत्रोच्चार करने लगा। ये मंत्र गूढ़ और रहस्यमय थे। इनके पीछे की मंशा को महसूस किया जा सकता था, लेकिन शब्दों का अर्थ समझना असंभव था। ये हृदय को शांत करने वाला सूत्र था। ये वह पहला सूत्र था जो लिन मू को प्राप्त हुआ था, फिर भी यह वह सूत्र था जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। हृदय विच्छेद सूत्र और हृदय प्रज्वलित सूत्र प्राप्त करते ही लिन मू ने उनके पीछे छिपे स्मरणीय सूत्र को सुन लिया था, लेकिन हृदय को शांत करने वाले सूत्र के लिए वह उसे समझ नहीं पाया था। लिन मू को इसके बारे में केवल इसके प्रभावों का ही पता था और फिलहाल वह उन्हीं प्रभावों पर दांव लगा रहा था। अध्याय 250 एक छोटा दोस्त। कुछ सेकंड बीत गए और लिन मू हृदय को शांत करने वाला मंत्र जपती रही। पहले तो कोई बदलाव नहीं दिखा और भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली पहले जैसी ही लग रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी मूंछें पीड़ा से सिकुड़ी हुई थीं। लिन मू को भी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली का मन अभी भी खाली था और कोई विचार नहीं उठ रहे थे। लेकिन जल्द ही उसे एक चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वह चीख केवल उसके मन में ही गूंजी हो और वास्तविक दुनिया में सुनाई न दे रही हो। रोने की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, जब तक कि वह पूरी तरह से बंद नहीं हो गई और भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली भी शांत हो गई। दर्द। लिन मू के मन में एक सहज भावना उत्पन्न हुई। भूखा, उसने फिर सुना। भोजन, एक और विचार उसके मन में आया। क्या ये विचार है? लिन मू ने मन ही मन सोचा। अविश्वसनीय, ये सचमुच काम कर रहा है। ज़ुकोंग ने हैरानी से कहा, क्या मुझे इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, सीनियर? लिन मू ने सवाल किया। जी हाँ, जारी रखो। उसके विचारों पर ध्यान केंद्रित करो और उसे वह चीज देकर मनाने की कोशिश करो जो वह चाहता है, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने मन ही मन सिर हिलाया और फिर पूरी तरह से भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली के मन पर ध्यान केंद्रित किया। उसे अपने मन में वही शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे, हालांकि वे शब्द तो नहीं थे, बल्कि उन भावनाओं की सहज समझ थी। तो लगता है इसे सिर्फ खाना चाहिए, जैसे पका हुआ खाना जिसके बारे में सीनियर ज़ुकोंग ने बात की थी। लिन मू ने मन ही मन सोचा, फिर बोलने की कोशिश की। पहले तो लिन मू ने एक वाक्य बोला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह वाक्य भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली तक नहीं पहुंच रहा था। तब उसे समझ आया कि उसे वाक्य को सरल बनाना होगा, ताकि वह जानवर के मन में चल रहे विचारों से मिलता जुलता हो। लिन मू ने सबसे पहले भोजन शब्द का प्रयोग किया। इस बार उस जानवर को उसकी बात समझ आ गई थी और उसने अपने लगातार विचारों को रोक दिया था। यह देखकर कि अब स्थिति में सुधार हो रहा है, लिन मू ने आगे बढ़ने का फैसला किया। दे दो। लिन मू रुका और उसने एक नज़र डाली। जानवर को शांत पाकर वह आगे बढ़ा। उसने कहा। गरम खाना, लिन मू ने समझाया। उसे एहसास हुआ कि जैसे जैसे वह इस तरह के संचार का आदी होता गया, वह अब विचार की जटिलता को थोड़ा बढ़ा सकता है। भोजन दोगे? उस जानवर ने पूछा। हाँ, दे दो, लिन मू ने उत्तर दिया। दर्द? उस जानवर ने पूछा, जिससे वास्तव में लिन मू को डर का एहसास हुआ। उस जानवर के मन में कुछ गहरा रहस्य छिपा था, लेकिन लिन मू उसे समझ नहीं पा रहा था। पर वह इतना जरूर समझ गया था कि जो भी रहस्य था, उसने भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली पर गहरा प्रभाव डाला था। कोई दर्द नहीं, लिन मू ने शांत दिखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। जैसे ही उसने ये कहा, स्थिति में बदलाव आया और लिन मू को अपने मन में एक अजीब सी लहर फैलती हुई महसूस हुई। एक पल बाद वह लहर गायब हो गई और लिन मू को अपने और भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली के बीच एक संबंध बनता हुआ महसूस हुआ। बहुत बढ़िया, शानदार। तुमने सफलता प्राप्त कर ली है, ज़ुकोंग ने बधाई दी। क्या मैंने किया? लिन मू ने अविश्वास से भरे स्वर में पूछा। हाँ, तुमने किया। अब तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए, ज़ुकोंग ने कहा। लिन मू ने अपने मन पर ध्यान केंद्रित किया और सचमुच उसे वहां कुछ नया मिला। यह उसके सीनियर ज़ुकोंग के साथ उसके जुड़ाव जैसा ही था, फिर भी पूरी तरह से अलग था।
लिन मू को ऐसा लगा जैसे उसके और भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली के बीच एक तार जुड़ा हुआ है। वह धागा अदृश्य और निराकार था, फिर भी बहुत वास्तविक प्रतीत हो रहा था। इस जुड़ाव के माध्यम से लिन मू भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली की मानसिक स्थिति को महसूस कर सकता था। इस समय वह भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली से अत्यधिक थकावट और कमजोरी महसूस कर सकता था। लिन मू ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली जमीन पर लेटी हुई थी और गहरी नींद में सो रही थी। हम संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया के कारण ये काफी थक गया है। ड्यूल सकल असेंशन फल का पता लगाने से पहले आपको इसे आराम करने देना चाहिए, ज़ुकोंग ने सुझाव दिया। लिन मू ने सहमति में सिर हिलाया और फिर भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली के पास गया। उसने उसके पेट को छुआ और पाया कि फर से ढके होने के कारण वह काफी मुलायम है। फिर उसने भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली की पीठ और सिर पर हाथ फेरा। कितना मुलायम है, लिन मू ने उस एहसास में डूबते हुए मन ही मन बुदबुदाया। लिन मू को ऐसा महसूस हुआ मानो पहले के प्रयासों से हुई उनकी थकान अब दूर हो रही हो। ये तो काफी अच्छा है, लिन मू ने मन ही मन सोचा और फिर उस जानवर को अपने हाथों में उठा लिया। वह जानवर उसके हाथों में छटपटाया नहीं, बल्कि और अधिक आरामदायक तरीके से सिकुड़कर फिर से सो गया। लगता है इसे तुम पसंद हो, ज़ुकोंग ने कहा। यह तो लड़का है, सीनियर, लिन मू ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो यह नर भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली है। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। लिन मू ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए सिर हिलाया और फिर आसपास के इलाके का जायजा लिया। वह जानता था कि अगर वह भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली को वश में करने की कोशिश करते समय इस तरह असुरक्षित रहता तो वह बड़े खतरे में पड़ सकता था, इसलिए वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह अपने वर्तमान क्षेत्र में सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद आत्मा की चेतना का त्वरित परीक्षण करने पर लिन मू ने पुष्टि की कि उसके स्थान के आसपास कोई मनुष्य या जानवर नहीं था और वह पूरी तरह से सुरक्षित था। उफ, अब जब ये हो गया है तो शहर वापस जाने और भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली के फिर से जागने का इंतजार करने का समय आ गया है, लिन मू ने खुद से बुदबुदाया। जैसा तुमने वादा किया था, तुम्हें उसके लिए ढेर सारा खाना भी बनाना है, याद है ना, ज़ुकोंग ने मजाकिया लहजे में कहा। लिन मू ने शर्मिंदगी से अपना सिर एक हाथ से रगड़ा और फिर पके हुए मांस को अपनी अंगूठी में रख लिया। चलो वापस चलते हैं, इलाका छोड़ने से पहले उसने सोचा। लिन मू बड़े शांत भाव से जंगल में चलता रहा और उसने भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली को परेशान न करने की पूरी कोशिश की। इसी वजह से उसे कस्बे तक पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन ये धीमी यात्रा उसे समय की बर्बादी जैसी लगी और यात्रा के दौरान उसे उस जानवर के फर को सहलाने में बहुत आनंद आया। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी ने दिमाग की बत्ती जला दी हो तो लाइक का बटन दबाना तो बनता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए चेक आउट माई अदर वीडियोज ऑन द स्क्रीन। मैं हूं आपका RRNOVELBOY, साइनिंग ऑफ।